स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल MKLCC ग्रुप पर। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स की चर्चा करेंगे, जो पार्ट 1 वीडियो है। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर, जिसमें हम लोग अध्याय 1 की चर्चा करेंगे। अध्याय 1 में हम लोग प्रकाश एवं प्रकाशिकी के बारे में देखेंगे। और यह सेशन हम मैप की अवधारणा पर बताएंगे, ताकि आपको अधिक समझ में आ सके। तो चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसके फलस्वरूप हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ता है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है, जिससे विभिन्न वस्तुओं को देखना संभव होता है। अब प्रकाश की चर्चा हुआ तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है। प्रकाश है जो तरंग के रूप में चलती है, और प्रकाश निर्वात में भी चलती है। प्रकाश निर्वात में भी चलती है, और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो अभी हम लोग 3 चीज़ देखें। पहला, प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। पहला क्या देखें? तरंग के रूप में चलती है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में चलती है। और तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अब प्रकाश के उत्सर्जित होने की अवस्था से वस्तु को 2 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश के उत्सर्जित होने की अवस्था से वस्तु को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो प्रदीप्त वस्तु को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कह सकते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त का और भी नाम है, जैसे दीप्तिमान या दीप्त या आत्मदीप्त। प्रदीप्त वस्तु को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे दीप्तिमान या दीप्त या आत्मदीप्त। इसका उदाहरण देखते हैं। सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, तारा इत्यादि। तो एक बार और देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु कहते किसे हैं? तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अगला है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि वह प्रदीप्त पिंड की सहायता से दिखाई पड़ता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसकी सहायता से दिखाई देता है? तो प्रदीप्त वस्तु की सहायता से। तो यहाँ देखें हम लोग कि प्रकाश के उत्सर्जित होने की घटना से हम लोग
वस्तु को कितने वर्गों में बांटे थे? 2 वर्गों में। पहला प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। अब प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पारदर्शी, पहला क्या है? पारदर्शी। दूसरा पारभासक, या इसको पारभासी भी कह सकते हैं, और तीसरा अपारदर्शी। तो किसके आधार पर वस्तु को 3 वर्गों में बांटा गया है? तो प्रकाश के गमन के आधार पर। तो चलिए पारदर्शी के बारे में पहले देखते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच, etc। पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हवा, पानी, कांच इत्यादि। अगला है पारभासक। पारभासक पदार्थ किसे कहेंगे? इसके एक और नाम से जानते हैं, पारभासी। तो पारभासक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे जो या जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो सके। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार हो सके उसे पारभासक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही पार हो सके उसे पारभासक पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, दूध etc। अंत में देखते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी नाम से ही स्पष्ट है, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार ना कर सके या नहीं गुजर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। अब हम लोग प्रकाशिकी के बारे में देखेंगे। प्रकाशिकी कहता है विज्ञान की वह विद्या, विज्ञान की वह विद्या जिसमें प्रकाश के प्रभाव, विज्ञान की वह विद्या जिसमें प्रकाश के प्रभाव, प्रकृति, गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। विज्ञान की वह विद्या जिसमें प्रकाश के प्रभाव, प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। इसे दूसरी भाषा में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश तथा इससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाश विज्ञान या प्रकाशिकी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। OPTICS अंग्रेजी में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के प्रभाव, प्रकृति एवं गुण का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर इसी के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है किरण प्रकाशिकी। पहला क्या है? किरण प्रकाशिकी। दूसरा तरंग प्रकाशिकी और तीसरा क्वांटम प्रकाशिकी। तो देखते हैं किरण प्रकाशिकी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग समतल एवं गोलीय सतह से परावर्तन, समतल एवं गोलीय सतह से परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाशीय यंत्र से बनने वाला प्रतिबिंब किरण प्रकाशिकी में देखते हैं। समतल दर्पण में, समतल दर्पण एवं गोलीय सतह से, समतल दर्पण एवं गोलीय सतह से
परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाशीय यंत्र से बनने वाला प्रतिबिंब को किरण प्रकाशिकी में देखते हैं। दूसरा है तरंग प्रकाशिकी। इसमें हम लोग व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन व प्रकीर्णन की व्याख्या करते हैं। तरंग प्रकाशिकी में किसका किसका व्याख्या करते हैं? तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन व प्रकीर्णन की व्याख्या हम लोग तरंग प्रकाशिकी में करते हैं। अगला है क्वांटम प्रकाशिकी। क्वांटम प्रकाशिकी, इसमें हम लोग प्रकाश का वैद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में देखेंगे। क्वांटम प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के वैद्युत प्रभाव एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में देखेंगे। तो तीनों को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले किरण प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में हम लोग किरण के बारे में, क्योंकि प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिया है। जैसे पहला सिद्धांत है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत अर्थात एक प्रकाश कण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन वैज्ञानिक ने दिए हैं? न्यूटन। न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है? कण है। तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन। उसी तरह से दूसरा सिद्धांत हाइगेन्स दिए थे, जो प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिए थे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन्स दिए थे। उसके बाद तीसरा क्वांटम, क्वांटम का सिद्धांत प्लांक महोदय दिए थे। प्लांक महोदय। तो ये सिद्धांत याद रखेंगे। पहला कणिका सिद्धांत न्यूटन, दूसरा तरंग सिद्धांत हाइगेन्स और क्वांटम सिद्धांत प्लांक। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को फोटोन कहते हैं। ये कौन बताए थे? आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन बताए थे? आइंस्टीन। आइंस्टीन का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आइंस्टीन महोदय यही हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग फोटोन के बारे में कौन बताए थे? आइंस्टीन। उसके बाद प्रकाश विवर्तन सिद्धांत। प्रकाश विवर्तन सिद्धांत ग्रेमाल्डी महोदय ने बताए थे। विवर्तन, प्रकाश विवर्तन सिद्धांत कौन बताए थे? ग्रेमाल्डी महोदय। ग्रेमाल्डी महोदय ने प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत बताया था। और एक महोदय हैं जो प्रकाश के लिए द्वैत सिद्धांत, जो यहाँ पर आप चर्चा देखेंगे द्वैत प्रकृति, यहाँ भी देख सकते हैं। ये द्वैत प्रकृति है। जो प्रकाश के लिए द्वैत सिद्धांत कौन दिए थे? डी ब्रोगली। तो ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन महोदय, तरंग सिद्धांत हाइगेन्स, क्वांटम सिद्धांत प्लांक, विद्युत चुंबकीय तरंग आइंस्टीन, प्रकाश विवर्तन सिद्धांत ग्रेमाल्डी, प्रकाश के लिए द्वैत सिद्धांत डी ब्रोगली महोदय दिए थे। तो अब चलते हैं किरण प्रकाशिकी की ओर। इसमें कहता है निर्वात में प्रकाश 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करता है। निर्वात में प्रकाश 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ तो मीटर प्रति सेकंड है, तो हम लोग बोल दिए हैं कि 3 गुना 10⁸। कहीं कहीं आपको किलोमीटर प्रति सेकंड भी दिखाई देगा। किलोमीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में निर्वात का प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 10⁵। 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर में रहे तो 3 गुना 10⁵। प्रकाश के गमन को दैनिक जीवन में, प्रकाश के गमन को दैनिक जीवन में किरण दिशा युक्त सरल रेखा, प्रकाश के गमन को दैनिक जीवन में किरण दिशा युक्त सरल रेखा से दर्शाया जाता है। उसके बाद एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, किरणों के समुदाय को प्रकाश पुंज कहते हैं।
एक नया चीज़ है, बहुत बढ़िया। किरणों के समुदाय को प्रकाश पुंज कहते हैं, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बात आया किरण पुंज, यहाँ देखिए किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखते हैं बारी बारी से तीनों को। सबसे पहला है समांतर किरण पुंज। पहला क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज को देखेंगे इस तरह से होगा। समांतर किरण पुंज इस तरह से, ठीक है। क्या बोला कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसे कौन किरण पुंज कहेंगे? समांतर किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल ध्यान देंगे। क्या? सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद दूसरा किरण पुंज है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब ढेर सारी किरणें, जब बहुत सारी किरणें एक साथ आकर किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख सकते हैं बहुत सारी किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है तो इस किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तीसरा किरण पुंज है अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु से किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है। अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसका अगर डायग्राम देखेंगे तो अभिसारी की तरह ही होगा, सिर्फ अंतर यही होगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, फैलती हुई। तो हम लोग यहाँ अभी देखें किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब आते हैं तरंग प्रकाशिकी की में। कहता है इसमें वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग। तरंग प्रकाशिकी में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग कितना होता है? जिसका प्रसार 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। हम प्रकाश की परिभाषा में एक बात बता रहे थे, क्या? कि प्रकाश वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ भी कहते हैं, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। तो प्रकाश वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अब यहाँ देखेंगे तो 7600 है, तो लगभग देखें आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश वैसा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से 7500 एंगस्ट्रम के बीच होता है, जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करती है। अब तीसरा है क्वांटम प्रकाशिकी। ये हम लोग देख रहे हैं प्रकाशिकी का 3 भाग देखेंगे है। प्रकाशिकी इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, किरण, तरंग, क्वांटम। ध्यान देंगे। क्वांटम कहता है प्रकाश की कणीय प्रकृति, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन ऊर्जा। क्वांटम में हम लोग कणीय प्रकृति में देखेंगे, जो अभी बताए थे कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन। चलिए अब हम लोग किरण प्रकाशिकी में 3 घटना पढ़ेंगे। किरण प्रकाशिकी में 3 घटना पढ़ेंगे। पहला परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कहता है कि किसी पृष्ठ से टकराकर, किसी
पृष्ठ से टकराकर आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटना। किसी पृष्ठ से टकराकर आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटना परावर्तन। क्या? परावर्तन। किसी पृष्ठ से टकराकर आपतन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौटना परावर्तन। जो हम लोग इसमें क्या देखेंगे? दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अगला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के कारण वेग में परिवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के कारण वेग में परिवर्तन। इसमें हम लोग अपवर्तन देखेंगे और अपवर्तन में लेंस से प्रतिबिंब, परावर्तन में हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं और अपवर्तन में लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण देखते हैं। और इसमें कुछ प्रकाशीय यंत्र पटका के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें कहता है सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतन। कहता है सघन से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतन क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, तो प्रकाश पहले माध्यम में ही वापस हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान, और आपतन कोण का मान, आपतन कोण देखेंगे, आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो कहता है क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश पहले माध्यम में ही वापस हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश पहले माध्यम में ही वापस हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसमें चर्चा है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की चर्चा यहाँ है, देख सकते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण तो समझ रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? तो क्रांतिक कोण के बारे में देखते हैं। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं और इसे C से सूचित करते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या कह रहा है कि आपतन कोण का वह मान जो क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, ये आपतित किरण हो गया, और अगर ये ऐसे रहे, अगर ये 90 डिग्री रहे मतलब आपतित किरण, और यहाँ से ये इस तरह से जाए तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, तो आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के बराबर होता है। मगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या कहता है कि क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक हो, मतलब ये 90 से अधिक हो, मतलब कुछ इस तरह से हो, तो देख सकते हैं कि पहले माध्यम में ही वापस लौट गई। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हीरा का चमकना, टूटे हुए कांच का किनारा चमकना। अगर कोई कांच टूट जाता है उसका किनारा देखते हैं चमकता है। उसके बाद गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। तो अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें MKLCC ग्रुप को, ताकि हम और भी इस तरह से वीडियो बना सकें। तो अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की ओर। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इससे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसे हैं। प्रकाश का परावर्तन देखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख सकते हैं इस फिगर में एक समतल दर्पण दिया गया है और समतल दर्पण की ओर आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और बीच से अभिलंब है और समतल दर्पण से क्या हुआ, परावर्तित हो गया, जिस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इसको हम एक फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और मान लीजिए ये समतल दर्पण हो गया, सीधा कर देते हैं, ये अभिलंब हो गया और कोई प्रकाश की किरण आ रही है। इस आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में ही वापस लौट, इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और ये जो सीधे 90 डिग्री में है इसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जगह मिल रहा है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। और ध्यान देंगे, जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बन रहा है, इसी कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को हम लोग I से सूचित करते हैं। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। अब चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुनते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पहले माध्यम में ही वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल पर है। तो प्रकाश के पहला परावर्तन का पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और यहाँ कह सकते हैं कि कोण I बराबर कोण R। देख सकते हैं, कोई कोण I बराबर कोण R। तो
यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, और जल्द ही इसके आगे की वीडियो अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।